Good morning, student. Now today we discuss the Human Genome Project. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शॉर्ट में HGP भी कहा जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसे कंप्लीट होने में 13 ईयर का समय लगा। और ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? 2003 में। तो यानी कि स्टार्ट कब हुआ होगा? ये स्टार्ट हुआ होगा 1990 में। ठीक है, तभी तो 13 ईयर में ये कंप्लीट हुआ। 13 ईयर यानी कि 2003 में ये कंप्लीट हुआ। देखो, अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसके कुछ एम्स भी हैं। क्या एम्स है? देखो, सबसे पहली बात तो कि ये जो HGP प्रोजेक्ट है इसकी हेल्प से जो हम ह्यूमन के अंदर जो DNA होता है, DNA के अंदर जो DNA का सीक्वेंस होता है उसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि ये DNA किस तरीके से किस सीक्वेंस में ये अरेंज है इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा DNA के अंदर क्या ये जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर से मतलब ACT, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआसिन, है ना, ये सब आपने DNA के स्ट्रक्चर में पढ़े थे। तो इनकी जो संख्या है बिलियन में है इनकी संख्या, मतलब बहुत अरबों में है इनकी संख्या। तो कितनी संख्या है इनकी? 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के DNA के अंदर। तो उसको भी उसके भी सीक्वेंस का हम पता लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं HGP की हेल्प से। इसके अलावा ये जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको एक डाटा के बेस में स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HGP। इसके अलावा ये जो डाटा था ना, ये जो डाटा जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो डाटा के रूप में स्टोर है, ठीक है, तो इसको मतलब किसी इम्प्रूव टूल्स बनाने में भी इस डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। मतलब उसको एनालाइज करके उसका किसी अच्छे, है ना, अच्छे काम में इसका यूज़ लिया जा सकता है। इसके अलावा ये जो HGP प्रोजेक्ट था, तो ये जैसे हमने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन यूज़ स्टोर की, है ना, स्टोर की, उसको यूज़ भी किया किसी अच्छे काम के लिए। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना टेक्नोलॉजी का, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में हम इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस डाटा को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ है, सबसे पहली बात तो आपको ELSI की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ठीक है, तो जितने भी इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ होते हैं, है ना, तो जैसे कहीं रेप हो गया, है ना, इसके अलावा इसके हेल्प से जितने भी इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ है ना, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे मतलब समाज में जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, तो इसकी HGP की हेल्प से हम क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन की बॉडी में या ह्यूमन के अंदर ये जो बेस पेयर की संख्या होती है, बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं DNA के अंदर। तो एक हैप्लॉइड सेल में प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर 3.3 × 10⁻⁹। ठीक है, इतने नंबर में बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक हैप्लॉइड सेल में, और एक डिप्लॉइड सेल में प्रेजेंट होते हैं 6.6 × 10⁻⁹। ठीक है, तो इन सारे बेस पेयर को अगर हम स्टोर करके रखते हैं किसी बुक के अंदर हम अगर इन बेस पेयर को स्टोर करके रखते हैं, तो हमें देखो ऐसी बुक चाहिए जो कि एक तो उस बुक के अंदर क्या हो, मतलब अगर एक पेज पर हम 1000 लेटर भी लिखें, एक पेज पर हम 1000 लेटर भी लिखें, तो हमें 1000 पेज वाली कम से कम कितनी 3300 बुक्स चाहिए होगी, तब जाके हम ये जो बेस पेयर की संख्या है, नंबर है, उनको स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। देखो, मैं बोल रही हूँ कि ये जो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है, 3.3 × 10⁹, ये एक हैप्लॉइड सेल के अंदर होते हैं। तो अब इनको जब हम स्टोर करके रखेंगे किसी बुक के अंदर, तो वो बुक एक तो 1000 पेज की होनी चाहिए और हर एक पेज पे 1000 वर्ड होने चाहिए। तब भी अगर हम इस तरीके से भी स्टोर करके रखते हैं तो हमें 3300 बुक की ज़रूरत होगी इनको अरेंज करके रखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी संख्या में कह लो, या बहुत बड़ा डाटा है ये, जिसको हम स्टोर करके रख नहीं सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको स्टोर करके रखा गया है बायोलॉजी के एक ब्रांच के अंदर। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, HGP, है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ बायोलॉजी के एक ब्रांच ने ऐसे मतलब ब्रांच
का क्या हुआ है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एसोसिएटेड हो गया, मतलब उससे जुड़ गई है ना, और इन दोनों के जुड़ने से एक नई ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर हमने ये बेस पेयर की जो संख्या है इसको आसानी से डाटा के फॉर्म में स्टोर कर लिया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, देखो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत हाई स्पीड से, ठीक है, बहुत हाई स्पीड के साथ कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटराइज्ड डिवाइस के अंदर डाटा के फॉर्म में स्टोर रख सकते हैं, ताकि जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो उसको हम एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस की, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो बेस पेयर की स्टडी की जाती है उन सबको एक डाटा के फॉर्म में स्टोर करके कंप्यूटराइज्ड डिवाइस के रूप में रखा जाता है, ताकि उन डाटा को मतलब वो डाटा सुरक्षित रहे और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको उसको एनालाइज करके और यूज़ किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था, जिसको कंप्लीट होने में 13 ईयर का समय लगा था। कितना समय लगा था? 13 ईयर का समय लगा था। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में यूएसए डिपार्टमेंट की एक मतलब यूएसए डिपार्टमेंट ने भी हेल्प की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसका भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। इसके अलावा ये जो HGP प्रोजेक्ट था, वैसे तो ये 13 ईयर में कंप्लीट हो गया था 2003 में, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 1 था, ये क्रोमोसोम नंबर साइज़ में इतना बड़ा था कि इसके अंदर जो बेस पेयर की संख्या थी, है ना, मतलब इसके बेस पेयर को एज अ सीक्वेंस में रखने में या अरेंज करने में काफ़ी समय लग गया। तो इस क्रोमोसोम नंबर 1 की वजह से ये जो प्रोजेक्ट वैसे तो 2003 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन इस क्रोमोसोम की वजह से, एक क्रोमोसोम की वजह से ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ 2006 में, मई 2006 में, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो बहुत बड़ी साइज़ में था, तो इसके अंदर जो बेस पेयर थे वो भी संख्या में ज़्यादा थे, तो उनको अरेंज करने में काफ़ी समय लगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो मेजर पार्टनर था इसका, वो था वेलकम ट्रस्ट जो कि यूके का पार्ट है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसके अलावा जापान, फ्रांस, चाइना और इंडिया, जर्मनी ने भी इसमें बहुत अहम अपना रोल अदा किया और इसको कंप्लीट किया, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था HGP, तो इसके अंतर्गत कुछ मॉडल, तो इस तरीके से ये ह्यूमन, राइस, ड्रोसोफिला और प्लांट में फर्स्ट प्लांट था एरोप्डोप्सिस, ठीक है। और एनिमल, फर्स्ट एनिमल था ये आर इसके अंदर नहीं आएगा, आर इसको हटा देना, कैनोन हेप्टाइटिस, ये एक निमेटोडा है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर DNA सीक्वेंस की स्टडी की गई। देखो अब ये जो HGP है इसके अंदर कुछ मेथड है ना, 2 तरह के मेथड अप्लाई होते हैं। देखो कौन कौन से 2 मेथड हैं। फर्स्ट है ESTS एंड सेकंड है सीक्वेंस एनोटेशनल, ठीक है, एनोटेशनल। तो EST की फुल फॉर्म है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि DNA है, ठीक है, तो DNA का वो पार्ट जो कि RNA का ही फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना DNA से RNA बनता है किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो EST ये जो टेक्निक है, ये जो इस टेक्निक में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि DNA का वो पार्ट जो कि RNA का फॉर्मेशन करता है, तो इसकी हेल्प से केवल उसी वाले पार्ट को या उसी वाला पार्ट एक्सप्रेस होता है या आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जबकि ये जो दूसरा वाला है सीक्वेंस एनोटेशनल, इसमें क्या होता है कि जो DNA का वो पार्ट जो कि कोडिंग भी करता है, जो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं DNA के अंदर, तो कोडिंग और नॉन कोडिंग करने वाले पार्ट को, है ना, सीक्वेंस एनोटेशनल की हेल्प से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेथड होते हैं जो इसके अंदर यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे अब ये DNA का कोई पार्ट है ना, तो ये तो RNA बना रहा है ना, ये RNA बना रहा है, तो ये जो पार्ट DNA का RNA बना रहा है उसका पता लगाएंगे EST की हेल्प से, ठीक है। और जो ये सेल के अंदर कोई पार्ट है, जो एक तो पार्ट क्या कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, दूसरा पार्ट नॉन कोडिंग कर रहा है ना, मतलब वो कोडिंग के लिए
यूजेबल नहीं है। तो सीक्वेंस एनोटेशन की हेल्प से कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों वाले पार्ट का हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस हैं बेस पेयर के, ठीक है, उसका मतलब हम पता तो लगाते हैं लेकिन एक वेक्टर की हेल्प। देखो ये जो डीएनए के जो सीक्वेंस है, जैसे अभी ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो अभी डीएनए के क्या मतलब, ऐसे छोटे छोटे ऐसे अलग अलग साइज़ के ये फ्रेगमेंट बन गए। अब इन सारे फ्रेगमेंट को किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाला जाता है कि भाई ये किस तरीके से वर्क करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ये जो मेथड होता है ये अप्लाई होता है। इसके अलावा तो इस तरीके से ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है ना, डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट है, तो इनको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाता है ये पता करने के लिए ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इनको कहते हैं वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर के रूप में हम बैक्टीरिया और ईस्ट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, BAC की, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और दूसरा एक यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इन दोनों का ही यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। डीएनए फ्रेगमेंट किस तरीके से वर्क करते हैं इसका पता लगाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो डीएनए सीक्वेंस या ये जो फ्रेगमेंट का एक सीक्वेंस है, ये जो फ्रेडरिक सेंगर थे साइंटिस्ट, इनके बारे में पहले अपन ने पढ़ा था। इनके प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं। इन्होंने एमिनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस पर मतलब उसी प्रिंसिपल पर ये जो सीक्वेंस है ये वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। देखो जो ह्यूमन जीनोम की जो संख्या है, मतलब नाइट्रोजन वो जो न्यूक्लियोटाइड बेस है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो बेस है वो ह्यूमन के अंदर करीबन कितने हैं, 3164 मिलियन, है ना, कितने लाखों की संख्या में है मतलब, ठीक है। लेकिन ये जो जीन है तो ये क्या करते हैं, मतलब वेरी कर जाते हैं मतलब इनकी साइज़ इनकी जो साइज़ है सबकी सेम नहीं होती है ना। कुछ साइज़ में बहुत छोटे होंगे तो कुछ साइज़ में बहुत बड़े होंगे। जब ये छोटे बड़े साइज़ में है तो इनके अंदर ये जो नाइट्रोजन बेस है, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस है, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, इनकी संख्या भी क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। तो एक एवरेज मतलब ह्यूमन के अंदर तकरीबन कितने, ह्यूमन जीनोम कंटेन जो होता है तकरीबन 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक एवरेज जीन के अंदर, ठीक है, एक एवरेज जीन के अंदर 3000 बेस पेयर हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो साइज़ होती है ना, छोटी बड़ी हो सकती है। तो इनकी साइज़ जो छोटी बड़ी हो सकती है उस बेसिस पर जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है डिस्ट्रोपिन का। डिस्ट्रोपिन एक ये बहुत बड़ा जीन है जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डिस्ट्रोफिन के अंदर। तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात कि जो टोटल नंबर ऑफ जीन है ना, टोटल नंबर ऑफ जीन है उनके अंदर क्या है कि जो 30,000 से भी ज़्यादा, 30,000 से भी ज़्यादा, है ना, क्या 30,000 से भी ज़्यादा बेस पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये बेस पेयर होते हैं ये तकरीबन मतलब जो सभी पीपल्स के अंदर 99.90% बेस पेयर जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो 99.9% तो ये क्या होंगे, सेम होंगे, बस केवल 0.1% ही डिफरेंट होते हैं। इतने तो सेम ही होते हैं, इनका सीक्वेंस एक जैसा ही होता है, ये बात याद रखनी है आपको। दूसरा ये जो ह्यूमन जीनोम है इनके अभी तक केवल 50% फंक्शन ही डिस्कवर हुए हैं, आधे फंक्शन ही अभी तक हम पता लगा पाए हैं। दूसरे ये जो इनके जो फंक्शन पता लगे हैं 50% के, उनमें से भी केवल 2% ही जीनोम ऐसे हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, केवल 2%, ठीक है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं जो कि आपने पढ़े थे ACTG, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मतलब ना रिपीट होते चले जाते हैं। जैसे इसके बाद ये वापस ACTG, ये तो ऐसे मतलब रिपीट होते हैं, तो इनको रिपीटेड सीक्वेंस भी कहते हैं मतलब। और ये जो सीक्वेंस होता है ऐसा नहीं कि भाई एक ही बार रिपीट होगा, ये मतलब 100 टाइम से 1000 टाइम रिपीट हो सकते हैं ये, ठीक है।
100 से 1000 टाइम भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट होंगे वो होंगे 2968, यानी कि 2968, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा, ये जो क्रोमोसोम है बहुत बड़ा है और इसके अंदर जो जीन है वो उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। जबकि क्रोमोसोम नंबर जो वाई है, ये सबसे छोटा क्रोमोसोम है जिसके अंदर जो जीन है वो कितने परसेंट है, 231 जीन ही इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे ये जो सीक्वेंस होते हैं ना, जैसे मतलब वो जगह जहाँ पे क्या होता है कि डीएनए के अंदर मतलब क्रोमोसोम की जो लोकेशन होती है, क्रोमोसोम की लोकेशन प्रेजेंट होती है, उस लोकेशन को हम कहते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो SNP ऐसी जगह है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होगा और जहाँ पर क्रोमोसोम की लोकेशन होती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि मतलब इस पर्सन को कौन सी डिजीज़ हो सकती है या कौन सी डिजीज़ थी इसके फादर को, ग्रैंडफादर को, ठीक है। तो SNP की हेल्प से हम ऐसी डिजीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं जो उसको भविष्य में होने वाली है, या जो उसको मतलब उसके पेरेंटल में या फिर उसके मतलब दादा को, मतलब जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही डिजीज़ के बारे में भी हम SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो HGP, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, इसके अंदर जो हमने डीएनए जो जीन का सीक्वेंस की स्टडी की, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी थी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जिसके अंदर हमने HGP की स्टडी की। तो नाम याद रखना है आपको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी थी, सैक्रोमाइसिस सेरीविसी, ये एक फंगस है। क्या है, ये एक फंगस है, ठीक है, ईस्ट है ये, ठीक है, ईस्ट एक फंगस है। तो यूकैरियोटिक सेल के रूप में आपको ये याद रखना है। दूसरा जो फर्स्ट प्लांट मस्टर्ड प्लांट था, वो उसका क्या नाम था, एरिप्डोप्सिस, वो प्लांट का नाम आपको याद रखना है। दूसरा जो फर्स्ट एनिमल्स था जिसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंस की स्टडी की गई थी, वो था कैनोन हैप्डाइटिस, जो कि एक नीमोटोड्स था, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के।